चलिए बच्चों, फिर रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। इस चैप्टर में हम रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन और साथ ही साथ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखने वाले हैं। एनसीईआरटी ने रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन लिख रखी है। रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वन सिमिलर टू इटसेल्फ। द ऑफस्प्रिंग ग्रो मैच्योर एंड इन टर्न्स प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे न्यू यंग वंस को, जिनको हम ऑफस्प्रिंग भी कहते हैं, प्रोड्यूस करता है। और वो उसी के जैसे होते हैं, उसी के जैसे होते हैं, एग्जैक्ट उसी के जैसे नहीं होते हैं, कॉपी नहीं होते हैं, क्लोन नहीं होते हैं, लेकिन काफ़ी कुछ सिमिलरिटीज़ होती है। द ऑफस्प्रिंग ग्रो मैच्योर एंड टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। जो ऑफस्प्रिंग होता है वो छोटा होता है बर्थ के टाइम पर, वो ग्रो करता है, सेक्सुअली मैच्योरिटी अटेन करता है, देन फिर वो भी रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होकर न्यू प्रोजेनी प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब एक साइकिल है। देयर इज़ अ साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। किसी भी ऑर्गेनिज्म का बर्थ होता है, उसकी ग्रोथ होती है, सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन करता है और लास्ट में एजिंग के बाद उसकी डेथ हो जाती है। रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। रिप्रोडक्शन की सबसे मेन बात जो है वो क्या है? स्पीशी की कंटिन्यूटी मेंटेन करता है रिप्रोडक्शन जनरेशन टू जनरेशन। अगर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं होगी तो कोई भी स्पीशी एक्सटिंक्ट हो जाएगी, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। आगे लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने कि बायोलॉजिकल वर्ल्ड में काफ़ी डाइवर्सिटी होती है और ये डाइवर्सिटी हमें रिप्रोडक्शन के तरीक़ों में भी देखने को मिलती है। हर एक ऑर्गेनिज्म में, हर एक स्पीशी ने अपना एक अलग तरीका डेवलप कर रखा है मल्टीप्लाई या फिर रिप्रोड्यूस करने का। द ऑर्गेनिज्म हैबिटेट, इट्स इंटरनल फिजियोलॉजी एंड सेवरल अदर फैक्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ इट इज़ रिप्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है उसको कई सारे फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं। दिन में दो फैक्टर मेन है, इंटरनल फिजियोलॉजी और ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट। ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट कहाँ पर है और दूसरा उसकी फिजियोलॉजी कैसी है, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है या फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, हायर ऑर्गेनिज्म है। बेस्ड ऑन वेदर देयर इज पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और टू इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। रिप्रोडक्शन कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं रिप्रोडक्शन में, इसके बेसिस पर दो तरह का होता है। व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, द रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहा है, गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है जनरली, और अगर होता भी है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। लेकिन अगर रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है और फिर वो जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप हो रहा है और फिर न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, तो इस तरह का जो रिप्रोडक्शन होता है इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जहाँ पर ऑर्गेनिज्म का सिंपल ऑर्गेनाइजेशन चल जाता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं लगती है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, नंबर ऑफ प्रोजेनी भी लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ क्या है कि ये एवोल्यूशन में हेल्पफुल नहीं होता है, समय के साथ कोई चेंजेस नहीं आते हैं, इसीलिए अडॉप्टेशंस भी नहीं होते हैं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो डिफरेंट पेरेंट्स के इन्वॉल्व होने के कारण वेरिएशंस भी आते हैं, रिकॉम्बिनेशन होता है जेनेटिक मटेरियल का, एवोल्यूशन में हेल्पफुल होता है और हायर ऑर्गेनिज्म के लिए सूटेबल होता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में देखते हैं। एक मेथड जिसमें सिंगल इंडिविजुअल के थ्रू ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ऑफस्प्रिंग दैट आर प्रोड्यूस आर नॉट ओनली आइडेंटिकल टू वन अनदर बट आर ऑल्सो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। The term clone is used to describe such morphologically and genetically similar individual. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो तो आपस में एक दूसरे के सिमिलर होते ही हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स की भी, और इसी तरह के ऑर्गेनिज्म को क्लोन कहते हैं। द टर्म क्लोन इज़ यूज टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी होते हैं या फिर पेरेंट्स के जो ऑफस्प्रिंग होते हैं उनके जैसे ही होते हैं, उनके सिमिलर होते हैं, उनको क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं।
यहाँ पर दो डायग्राम दिए हुए हैं, एक में बडिंग को समझाया हुआ है और एक में बाइनरी फिजन को एक्सप्लेन किया हुआ है। चलिए पहले थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद फिर डायग्राम को देखेंगे। Asexual reproduction is common among single cell organism and in plants and animal with respectively simple organization। ये तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवर करता है उन ऑर्गेनिज्म के लिए, ज़्यादा सूटेबल होता है जिनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होता है। मोस्टली सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, चाहे वो बाइनरी फिजन हो, चाहे वो बडिंग हो, फ्रेगमेंटेशन हो, रीजनरेशन हो, ये सब सिंगल ऑर्गेनाइजेशन वाले ऑर्गेनिज्म में होता है। प्रोटिस्ट में, मोनेरन में ये बहुत कॉमन होता है। और जब भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो जो पेरेंट्स होते हैं उनके अंदर माइटोटिक सेल डिवीज़न होता है, क्योंकि कंप्लीट जेनेटिक मटेरियल एक ही पेरेंट से आना होता है। तो ऐसे में जो सेल डिवीज़न रिक्वायर्ड होता है वो माइटोसिस होता है। ओके, अब हम ये जो डायग्राम दे रखे हैं इनको देख लेते हैं ज़रा। यहाँ पे ईस्ट के अंदर बडिंग को दिखाइए। इसके बॉडी के आउटर सरफेस पे एक छोटा सा आउटग्रोथ डेवलप हुआ, वो आगे बड के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। न्यूक्लियस का जो पार्ट है वो भी दो पार्ट में डिवाइड हुआ और फाइनली ये जो बड है वो पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो जाएगी और न्यू ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में फ्रीली डेवलप हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर साइड में अमीबा में बाइनरी फिजन दिखाया हुआ है। बाइनरी फिजन तो हम काफ़ी जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है और न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड होता है। न्यूक्लियस के डिवाइड होने की प्रोसेस को कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। न्यूक्लियस के डिवाइड होने के बाद साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन भी फाइनली डिवाइड हो जाता है और एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाती है और सेल और साइटोप्लाज्म के डिवीज़न को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो डिफरेंट मोड्स होते हैं उनको एक्सप्लेन किया हुआ है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन किन तरीक़ों से हो सकता है, एक तो बाइनरी फिजन हो गया, बडिंग हो गया, इसके अलावा रीजनरेशन हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, प्लाज्मोटोमी हो गया और स्पोरुलेशन हो गया। ये कुछ मोड्स होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। एनसीईआरटी ने तीन मोड पे फोकस कर रखा है, बाइनरी फिजन, बडिंग और स्पोरुलेशन। हालांकि स्पोरुलेशन भी कंप्लीट तरीके से नहीं बताया हुआ है, लेकिन दो एग्जाम्पल दे रखे हैं। एक कोनिडिया में स्पोर का फॉर्मेशन दे रखा है और एक जो स्पोर अमीबा में बनता है सूडोपोडियोस्पोर, वो एक एग्जाम्पल दे रखा है इंसेस्टेशन वाला। चलिए तो फिर जो एनसीईआरटी ने दे रखा है उनको बार देख लेते हैं। बाइनरी फिजन का तो आपको पता ही है कि एक ऑर्गेनिज्म टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है और वो डिवाइडेड पार्ट दोनों न्यू ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में डेवलप होते हैं। दैन फिर वो एडल्ट होके फिर से डिवीज़न करते हैं। ईस्ट में बडिंग होती है और बडिंग में पेरेंट्स की सरफेशियल बॉडी पे एक आउटग्रोथ का फॉर्मेशन होता है। देन वो ग्रो करती है और इवेंचुअली वो सेपरेट होके अपने पेरेंट्स से सेपरेट होके वो फ्रीली डेवलप होती है। एक और मेथड दे रखा है यहाँ पर, अमीबा में फेवरेबल कंडीशन में तो बाइनरी फिजन होता है, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में एक और तरह का रिप्रोडक्शन अमीबा में देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं एंसेस्टेशन और स्पोरुलेशन। एंसेस्टेशन का फॉर्मेशन क्या हो गया कि जो मेम्ब्रेन होती है अमीबा की, जिससे सूडोपोडिया बनते हैं, उसको अमीबा विड्रॉ कर लेता है और मेम्ब्रेन के चारों तरफ एक हार्ड 3 लेयर मेम्ब्रेन की कोट बना लेता है जिसको सिस्ट बोलते हैं। इसके बनने की प्रोसेस को एंसेस्टेशन बोलते हैं। और अमीबा का जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है वो छोटे छोटे से माइन्यूट अमीबा में डिवाइड हो जाता है जिनको हम बोलते हैं सूडोपोडियोस्पोर। और ये जो सूडोपोडियोस्पोर होते हैं फेवरेबल कंडीशन में, जो सिस्ट होता है जब वो डिज़ोल्व होता है तो हर सूडोपोडियोस्पोर से नए अमीबा का फॉर्मेशन होता है और इस फिनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन और भी कई तरीके का होता है, जैसे कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है, एक्टिनिड्स का फॉर्मेशन होता है, ऊडिया का फॉर्मेशन होता है, स्पोरेंजियोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। ये सब स्पोरुलेशन के ही टाइप है, लेकिन एनसीईआरटी ने यहाँ पर नहीं बता रखा है तो हम उतने डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। ऊपर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो दे रखे हैं, तो सबसे पहले उनको देख लेते हैं एक बार, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ये जो ए डायग्राम है ये ज़ूस्पोर का डायग्राम है। ये ओवल जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिसके ऊपर 2 फ्लैजिला लगे हुए हैं, ये स्पोर है किसका, क्लेमाइडोमोनास का, यानी कि एल्गी का।
और इसके पास फ्लैजिला है, तो इसलिए ये मोटाइल स्ट्रक्चर है। और मोटाइल स्पोर जो होते हैं उनको हम ज़ूस्पोर कहते हैं। स्पोर दो तरह के हो सकते हैं, मोटाइल और नॉन मोटाइल। जिनके पास फ्लैजिला होगा उनको मोटाइल स्पोर कहेंगे, और जिनके पास फ्लैजिला नहीं होगा वो नॉन मोटाइल होंगे। जनरली मोटाइल स्पोर क्या कर सकते हैं, पानी में फ्लैजिला के थ्रू काफ़ी दूर दूर तक पहुंच पाते हैं। बी डायग्राम जो दे रखा है वो पेनिसिलियम का डायग्राम है। पेनिसिलियम के हाइपी के टॉप पर एक्सोजिनसली ओवल स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये क्या है, कोनिडिया है। ये भी स्पोर हैं। ये एयर के थ्रू स्प्रेड होते हैं और जगह जगह फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट करके न्यू पेनिसिलियम को डेवलप करते हैं। सी डायग्राम जो दे रखा है ये तो बहुत कॉमन डायग्राम है, हाइड्रा का डायग्राम है, जिसमें बडिंग को एक्सप्लेन कर रखा है। इसके पहले भी ईस्ट में बडिंग को ईस्ट यूनिसेलर फंगस होता है, वहाँ पर भी बडिंग को एक्सप्लेन कर रखा था। डी डायग्राम जो है वो चैप्टर के स्टार्टिंग में भी हमने डिस्कस किया था। जेम्यूल का फॉर्मेशन है स्पॉन्जेस के अंदर, क्योंकि स्पॉन्जेस जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, तो उनको अगर स्प्रेड करना है तो वो कैसे स्प्रेड करेंगे, वो जेम्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जेम्यूल एक तरह का सीड होता है जिसके अंदर काफ़ी सारे छोटे छोटे से स्पोर्स होते हैं, जिनको स्टेटोब्लास्ट या फिर आर्क्योसाइट्स बोलते हैं, जिनके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसकी वॉल जो होती है जिसको सिस्ट कहते हैं, जिस पर ये जो स्पिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, कार्टेनुमा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, मोनेक्सोन टाइप के स्पिक्यूल्स होते हैं, ये इसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। और इसकी जो ओपनिंग दिखाई दे रही है ऊपर की तरफ, ये माइक्रोपाइल कहलाती है और आईएमपी है। स्पॉन्जेस के अंदर स्पॉन्जिला बहुत फेमस एग्जाम्पल है। ये सारे एग्जाम्पल जो है वो एनसीईआरटी ने दे रखे हैं। जितने भी डायग्राम हैं एनसीईआरटी के सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इन पे हमको अच्छे से फोकस करना है। चलिए, यहाँ पर कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, जैसे ज़ूस्पोर है, कोनिडिया है, बड्स है और जेम्यूल है। इन सब के डायग्राम हम लास्ट पेज पर देख चुके हैं। ज़ूस्पोर के थ्रू रिप्रोडक्शन किस में होता है, ज़ूस्पोर के थ्रू रिप्रोडक्शन क्लेमाइडोमोनास में होता है, जो बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर होता है। इसके अलावा कोनिडिया का जो रिप्रोडक्शन है वो किस में होता है, पेनिसिलियम में होता है। हाइड्रा में बडिंग होती है और इसी तरीके से स्पॉन्जेस जो होते हैं, स्पॉन्जिला जिसका फेमस एग्जांपल है, उनमें जेम्यूल के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। आगे एनसीईआरटी ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म जो स्पेशली प्लांट के लिए होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, उसके बारे में बताया हुआ है। In animal and other simple organism, the term asexual is used unambiguously. In plant, the term vegetative reproduction is frequently used. याद रखिए, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वेजिटेटिव प्रोपगेशन अनएम्बिगुअसली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसका मतलब आप बिना डाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बिना डाउट वेजिटेटिव प्रोपगेशन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंसीडर कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, सिंगल पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट्स होती है, वेरिएशन नहीं आने चाहिए, क्लोन का फॉर्मेशन होना चाहिए, जेनेटिक मटेरियल का रिकॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, वो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी होते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन जिस वेजिटेटिव प्लांट पार्ट से होता है उसको प्रोपग्यूस को कहते हैं। और ये प्रोपग्यूस क्या क्या हो सकते हैं, प्लांट के डिफरेंट मॉडिफाइड या फिर सिंपल स्ट्रक्चर हो सकते हैं, रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, वल्ब, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हाँ, इसके पहले हम आगे बढ़ें, ये जो डायग्राम है वो हम देख लेते हैं। प्रोपग्यूस के डायग्राम हमको दे रखे हैं। डायग्राम ए में हमको पोटैटो का ट्यूबर दिया हुआ है जिसकी आई निकल रही है और इस आई से जर्मिनेटिंग बड का फॉर्मेशन होता है और फाइनली उस नए प्लांट का भी डेवलपमेंट होता है। डायग्राम बी में जिंजर का राइजोम दिया हुआ है जिससे एडवेंटियस रूट निकल रही हैं। डायग्राम सी अगेव के बुलविल्स का है। बुलविल्स एक्चुअल में जो कंडेंस लीव्स होती है उनका स्ट्रक्चर होता है जिससे एडवेंटियस रूट्स निकलती हैं और प्लांट बॉडी से जब तक ये एसोसिएटेड रहता है तब तक सेपरेट प्लांट बॉडी नहीं होता है, लेकिन जैसे ये प्लांट से अलग होता है तो इंडिविजुअल न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करता है। डायग्राम डी में ब्रायोफाइलम्स की लीफ दिखा रखी है जिसमें लीफ के मार्जिन से छोटी छोटी बर्ड्स निकलती, लीफ बर्ड्स निकलती है जिनसे एडवेंटियस रूट निकलती है और ये छोटा सा प्लांटलेट्स प्लांट से कुछ टाइम के बाद अलग हो जाता है और डैम सॉइल में न्यू प्लांट के फॉर्म में डेवलप हो जाता है। डायग्राम ई जो है उसमें इकॉर्निया, वाटर हाइसिंथ का डायग्राम दिया हुआ है जिसमें ये बीच वाला स्ट्रक्चर है, बीच वाला स्टेम है जो दो प्लांट बॉडीज़ को कनेक्ट किए हुए, इसको ऑफसेट बोलते हैं और इसी से एडवेंटियस रूट निकलती हैं और नए प्लांट का फॉर्मेशन कर होता है।
ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। फ्रेगमेंटेशन के बारे में हमको बताया हुआ है। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? प्लांट के या फिर एनिमल की बॉडी को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करने पर हर पार्ट से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है फेवरेबल सूटेबल कंडीशन में। इसको क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। हाइड्रा में फ्रेगमेंटेशन होता है। इसके अलावा प्लेनेरिया में फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, और कई सारे प्लांट्स में तो जिनमें भी कटिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, कटिंग के थ्रू बेस्टेड प्रोपगेशन होता है, उन सभी में फ्रेगमेंटेशन होता है। आगे हमको शॉर्ट में बताया गया है टेरर ऑफ बंगाल के बारे में। टेरर ऑफ बंगाल कुछ नहीं था, एक तरह का प्लांट है, एक्वेटिक प्लांट है जो इन्वेसिव वीड्स है। वीड्स क्या होते हैं? जो नेटिव प्लांट को नुकसान पहुंचाने वाले प्लांट्स होते हैं उनको वीड्स कहते हैं। ये क्या करते हैं? सारा न्यूट्रिशन, सारी ऑक्सीजन ले लेते हैं, और जो बाकी प्लांट्स होते हैं, बाकी ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके लिए हार्मफुल होते हैं। तो वाटर हाइसिंथ प्लांट जो स्टेशनरी वाटर होता है, स्टिल वाटर होता है, उन वाटर बॉडीज़ में लगता है और सारा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेता है, और वहाँ की जो एक्वेटिक लाइफ होती है वो ख़तरे में आ जाती है। ये कैसे आया इंडिया में? इंडिया का तो है नहीं ये प्लांट, तो इंडिया में इसको ब्यूटिफिकेशन के लिए लाया गया था। इसके जो फ्लावर्स होते हैं और इसकी जो लीव्स होती है, फ्लैशी शाइनी लीव्स होती है, वो काफ़ी अट्रैक्टिव बनाती है इस प्लांट को। और जब किसी तालाब में या फिर वाटर बॉडीज़ में ये लगता है तो काफ़ी सुंदर लगता है, लेकिन इसको रिड ऑफ करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, और ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफसेट के थ्रू होता है। जब भी इसको प्लांट बॉडी से निकालने की कोशिश की जाती है तो ये कट जाता है, और हर ऑफसेट न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करता है। छोटे छोटे से पार्ट से इसके नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। इसलिए इसको कम्प्लीटली ख़त्म करना, प्लांट बॉडी से निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमको कुछ क्रॉप्स जिनमें जनरली वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू कल्टीवेशन होता है उनके बारे में बताया हुआ है। पोटैटो, शुगर केन, बनाना, जिंजर, डहेलिया, इन सभी में मोस्टली वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। और आजकल इनका मेन जो रिप्रोडक्शन का मेथड है, कल्टीवेशन का जो मेथड है, वो क्या है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। पोटैटो में ट्यूबर बड के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। राइजोम के थ्रू रिप्रोडक्शन बनाना और जिंजर में होता है। इसी तरीके से ब्रायोफाइलम में जो लीव्स होती है, उनके जो मार्जिन्स होते हैं, उनसे बड निकलती है, ये हमने ऑलरेडी डायग्राम में देख रखा है। एक और बात कि जो वेजिटेटिव पार्ट्स होता है, प्रोपिग्यूस होता है, उसमें जनरली नोड्स होनी चाहिए, जिससे कि एडवेंटियस रूट निकल सके और नए प्लांट का फॉर्मेशन हो सके। एक और बात यहाँ पर बता रखी है लास्ट में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला जो टॉपिक है उसके लास्ट में, कि जो एल्गी और फंजाई होते हैं वो शिफ्ट कर जाते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ जब एडवर्स कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन आती है। और एनसीईआरटी हमसे क्वेश्चन अराइज कर रही कि ऐसा क्यों करते हैं, ये ऑर्गेनिज्म ऐसा क्यों करते हैं? जब भी एडवर्स कंडीशन आती है तो ऑर्गेनिज्म को नए चेंजेस लाने होते हैं, वेरिएशन लाने होते हैं, एडॉप्टिव बनना होता है, और उसके लिए जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सही है, अच्छा है, वो कौन सा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। चलिए अगला टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।